तो हम आए हुए हैं अरुण सॉयल टेस्टिंग लैब में और आज हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअली मिट्टी से जुड़ी हुई जो टेस्टिंग्स होती हैं, सॉइल की टेस्टिंग आखिर होती किस लिए है, कितने सारे प्रोसेसेस के माध्यम से ये सॉइल्स होके टेस्ट होके तब जाके पता चलता है कि बेसिकली किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए ये माकूल एक ज़मीन तैयार करके देता है कि नहीं। तो आइए बात करते हैं कुछ टेक्निकल लोगों के साथ अरुण सॉइल टेस्टिंग लैब में। तो हम बैठे हैं अरुण सॉयल लैब में और हमारे साथ यहाँ पे डायरेक्टर राधा गोविंद परमानिक साहब यहाँ पे मौजूद हैं और आज हम इनसे जानेंगे और अब हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये सॉइल टेस्टिंग आखिर होती क्यों है, ये कितने सारे प्रोसेसेस से गुजरती हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि बेसिकली कोई भी ज़मीन जो है वो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ओवर ब्रिज हुआ, फ्लाई ओवर हुआ, किसी बिल्डिंग के लिए हुआ, उसके लिए हम एक माकूल ज़मीन तैयार करके दे सकते हैं या नहीं। तो राधा गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम करियर काउच विद शुभांकर पर। और राधा गोविंद जी, थोड़ा सा बताइए कब से ये अरुण सॉइल लैब यहाँ पे है और आप कैसे जुड़े इसके साथ। ये अरुण सॉइल लैब शुरू हुआ 1990 में इन लेगराज मार्केट पे। फिर धीरे धीरे ये स्टेशन बढ़ता चला गया, काम बढ़ते चले गए, तो हम लोग धीरे धीरे यहाँ तक आ गए हैं। और यहाँ हम लोगों ने पहले तो शुरू किए थे सॉइल टेस्टिंग से, सॉइल टेस्टिंग से, लेकिन ये बढ़ते हुए इस समय हम लोग टोटल सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को असिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वेरियस मटेरियल टेस्टिंग के साथ। जैसे कि हमारे पास इस समय कई सेक्शंस है, फील्ड से हम लोग जुड़े हुए हैं। फील्ड में हम लोग शुरू करते हैं, जैसे जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन काम शुरू होता है फील्ड में जा कर के, तो वहाँ भी फील्ड में भी कुछ टेस्ट होता है, सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है। वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं। आजकल मल्टी स्टोरेड बिल्डिंगों की भी बहुत सारे चीज़ें शुरू हुई है। ये सारे चीज़ को हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर उसको हम खड़े करेंगे तो ज़मीन उसकी लोड ले लेगा कि नहीं। तो राधा गोविंद जी, तो मैं चाहूँगा कि आज थोड़ा सा हमें अपने लैब में थोड़ा सा दिखाएं और बच्चों को थोड़ा बताएं कि कैसे कैसे कौन से प्रोसेस होते हैं। Atterberg limits. Test on Atterberg limits. What is the soil properties fields with water content that exposes whether it is in a solid state, either it is in a liquid state, or it is in a semi-liquid, semi-solid state, and it will perform that bearing capacity will be soil differ for presence of moistures also and their Atterberg limits. तो ये जो यूनिट्स हैं यहाँ पे, ये तो आपने सैम्पलिंग वाला बताया कि अलग अलग किस प्रकार से सैम्पलिंग रहती है, कुछ इधर के बारे में बताएं कि ये एक्चुअली सेटलमेंट स्टडीज़ के लिए होता है कि मिट्टी जो है अगर उसके ऊपर स्टैटिक लोड पड़ेगी, जैसे कोई बिल्डिंग का लोड मिट्टी के ऊपर पड़ा, वो धीरे धीरे कितने दिन में कितने सेटल करेगा। ये सारे मशीनें उस पर्पज़ के लिए है कि मिट्टी की सेटलमेंट देखी जाए कि वो मशीनें कितने दिन में कितने समय पे वो कितना सेटलमेंट हो जाएगा। ओके। और ये एक पैरामीटर्स है फॉर द पर्पस ऑफ सेटलमेंट स्टडीज जी। तो दूसरा पैरामीटर ये सीआर पैरामीटर्स क्या होता है कि कुछ सॉइल को जो है अगर उसके ऊपर लोड दे दिया जाए तो वो बल्ज हो जाता है, तो उसको हम सीआर पैरामीटर से गवर्न करते हैं कि कितनी मैक्सिमम लोड दे तो वो बल्ज नहीं होगा, और बल्ज हो जाएगा तो फेल हो करके हमारे स्ट्रक्चर नीचे की तरफ भागने लगेगा। तो हमें उसका भी रेजिस्टेंस देखनी है कि सीआर में वो फेल तो नहीं हो रहा। ये जो ऑपरेटर्स है ये नॉन कॉन्सिव सॉइल के लिए, ये पर्पस होता है नॉन कॉन्सिव सॉइल को टेस्ट करने के लिए, जिसमें हम वर्टिकली मोल्ड स्टैटिक नहीं बना सकते, तो बॉक्स के अंदर नॉन कॉन्सिव सॉइल को भर करके उसकी सीआर पैरामीटर्स देखते हैं। लोड पर वो सीआर करता है, वो ये बताता है। नेक्स्ट ये आपका सीआर पैरामीटर्स का ये पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक मशीन है जिसके अंदर एक मिट्टी की पीसेस खड़ा करके रखी जाती है। उसका साइज होता है 1:2 रेशियो में, मिनिमम 38 और 76 लेंथ के साथ ये बनाए गए हैं। और इसमें टेस्ट करने के लिए आपको 3-4 मेथड अडॉप्ट किए गए।
एक तो अनकंसोलिडेटेड अनडेंट होता है, एक कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड होता है, कंसोलिडेटेड अनडेंट होता है। विथ पोर्ड वाटर प्रेशर मेजरमेंट के साथ भी इसको टेस्ट होता है कि पानी के ऊपर लोड पड़ेगा तो उसके अंदर से पानी कितने तेज़ी से निकलेगा, और वो भी इसमें सारी चीज़ें देख लिया जाता है। ये सारे मशीनें जो है, कई मशीनें हैं इसी तरीके की, जिसको हम इसको शेयर पैरामीटर्स देखते हैं। अगर मिट्टी के ऊपर हम अगर लोड देंगे तो मिट्टी किस ढंग से फेलियर होगा, कोहेसिव फोर्सेस कितना उसको रेजिस्ट करेगा, और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शंस उसको कितना होगा। ये इसमें बता देंगे कि शेयर पैरामीटर्स में मिट्टी फेल हो रहा है, अदर सेटलमेंट पैरामीटर्स में मिट्टी फेल हो रहा है। ये दोनों चीज़ें हम लोग देखते हैं अल्ट्राबाइक लिमिट्स निकालने के बाद। तो ये पैरामीटर्स जो है इसी मशीनों में देखी जाती है। इन सब मशीनों का देखा जाए तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग पैरामीटर्स देखे जाते हैं। ये एक एक्सट्रैक्ट सैंपल्स को चेक करके उसके अंदर कोई हार्मफुल सॉल्ट्स वगैरह होता है उसको निकाला जाता है एक्सट्रैक्ट करके, फिर उसको केमिकल लैब में ले जा करके टेस्ट किया जाता है इसमें कितनी हार्मफुल सॉल्ट्स है जो मिट्टी को आगे चल करके कितना और ख़राब कर सकता है। तो ये बाकी मशीनें सब ये है, ये हमारे ओवेंस है जिसमें मिट्टी को सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। ये मशीनें जो देख रहे हैं ये सारे ओवेंस जो है मिट्टी को ड्राई करने के लिए होता है। तो ये 100 से 105 डिग्री पर मिट्टी को सुखाया जाता है, और इसके बाद उसकी सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, चाहे अल्ट्राबाइक लिमिट्स हो, उसमें कोर्स ग्रेन्स कितना है, फाइन्स ग्रेन्स कितना है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग धीरे धीरे टेस्ट करके निकालते हैं, और उसी के बेसिस पर जैसे इस समय यहाँ पे शायद आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ है 95 to 105 पे आया। ये 100 से 105 तक गवर्न होगा, थोड़ी देर में ये 100 पे पहुँच जाएगा, फिर ये दिन भर 100 से 105 पे चलेगा। अच्छा, ये आपके अलग अलग शायद सैंपल्स चारों तरफ पड़े हुए हैं दोस्तों, और आपने देखा कि कितने मैकेनिकल और टेस्टिंग के अलग अलग पैरामीटर्स के लेवल से एक सॉइल को निकलना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि उसमें कितना सॉल्ट कॉम्पोजिशंस हैं, किस प्रकार से उसकी जो अभी इन्होंने बताया कि जो शेयरिंग पैरामीटर्स हैं वो कैसे रहेंगे। और ये चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कि उनके अलग अलग सैम्पलिंग जो की जाती हैं, हर अलग जगह से सैंपल्स लाई गई हैं, जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन और सैंपल्स होता है जो हम लोग स्टेनलेस स्टील के लाइनर में लाते हैं। अच्छा, डिस्टर्ब सैंपल्स होता है, उसका सारे ये सीआर पैरामीटर्स, कंसोलिडेशन पैरामीटर्स वगैरह टेस्ट किए जाते हैं। ये डिस्टर्ब सैंपल्स है फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो अनडिस्टर्ब सैंपल्स नहीं मिला है वहाँ अदर पैरामीटर्स देखने के लिए हम उसको डिस्टर्ब सैंपल्स भी ले आते हैं। से ही पूछते हैं इस सेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। ये हमारा सेक्शन है जिसमें पत्थरों की टेस्टिंग होती है। एक तो पत्थर वो होता है कि ज़मीन के नीचे गिरता है, जिसके ऊपर हम तरह तरह की फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं। इसमें कुछ टेस्ट है जैसे ट्रैक्शन शेयर टेस्ट है और पॉइंट लोड टेस्ट है। ये सारी चीज़ों के जरिए हम देखते हैं कि पत्थर के ऊपर जो स्ट्रक्चर रखेंगे वो कितना लोड मिलेंगे। तो ये एक पैरामीटर सारे देखी जाते हैं कि पत्थर किस टाइप का है और उसके ऊपर कितना लोड दिया कर सकते हैं। इसके बाद पत्थरों का ये दूसरा सेक्शन है जिसमें पत्थर जब टूटता है, टूटने के बाद वो एज ए एग्रीगेट के रूप में इस्तेमाल होता है। पत्थर की टुकड़े से हम सारे बिल्डिंग्स भी बनाते हैं, जितनी कंक्रीटिंग करते हैं तब में हमें पत्थर की टुकड़े की जरूरत है। तो सारे पत्थर का क्या प्रॉपर्टीज़ है उसमें अलग अलग टेस्ट किया जाता है। ये कितनी मजबूत है, कोई पत्थर हार्ड है, कोई पत्थर कमज़ोर है, ये सारी चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं। पत्थर को कई वैल्यूज बताई। तो परमानिक सर, अब हम इस किस सेक्शन में आए हैं? अभी हम रॉक सेक्शंस में आए हैं। रॉक में स्पेसिफिकली देखिए दो तरीके के काम होता है। एक काम होता है जियोटेक्निकल पर्पस से, जिसमें हम देखते हैं कि जो रॉक जो ज़मीन के नीचे पड़ा हुआ है उसके ऊपर हम कितनी वजन रख सकते हैं, और किसी भी स्ट्रक्चर्स का वजन उसके ऊपर आ जाता है। दूसरा रॉक का काम है हम इसको तोड़ करके एग्रीगेट बनाते हैं, और ये एग्रीगेट हमारी सारे स्ट्रक्चर्स में यूज़ होता है, चाहे वो रोड बनाए चाहे हम बिल्डिंग बनाए, और सीमेंट या कोई और एडिटिव्स के साथ हम एग्रीगेट को कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं। और इस रॉक का सारा पैरामीटर्स हम देखते हैं वो कितना मजबूत है, उसका एवरेजेंस कितना हो जाएगा, कितना वो लॉस करेगा, उसकी वेदरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सारे पैरामीटर्स जो है इसमें देखे जाते हैं, चाहे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड अदर वेदर इफेक्ट्स,
ये स्टडी किया जाता है यहाँ पर। तो अभी आई थिंक हम लोग स्टील सेक्शन में है, राइट? हाँ, ये स्टील सेक्शंस है। इसमें स्टील की जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है वो देखी जाती है। इस मशीन की कैपेसिटी 1000 किलो न्यूटन है। इसमें 8 mm से लेकर के 10 mm की जो भी सरिया हम स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं उसका सारे प्रॉपर्टीज टेंशन स्ट्रेंथ से लेकर के उसकी इलोंगेशन से लेकर के प्रूफ टेस्ट लेकर के ये सारे प्रॉपर्टीज हम इसमें जांच करते हैं। बेंड रिबन टेस्ट भी इसी में होता है। तो ये जो है टेम्परेचर कंट्रोल है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ। देखिए, हर टेस्टिंग का एक टेम्परेचर कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। स्टील की टेस्टिंग में भी जब उसका टेम्परेचर बदल जाएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी सी बदल जाती है, इसीलिए इसमें टेम्परेचर कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ प्रॉपर्टीज बदलने के अलावा भी एक रेस्ट्रिक्शंस है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ वो 30 डिग्री से अगर ऊपर हम चलाएंगे तो हमारा एरर जनरेट करता है। ओके। इसीलिए हम उसको 30 डिग्री के नीचे 20 से 30 डिग्री के बीच में मेंटेन करते हैं। और ये जो स्टील रॉड्स जैसे कि हम देख रहे हैं, ये कितने वज़न तक इसमें आप लोग करते हैं टेस्टिंग? देखिए, ये 1000 किलो न्यूटन हमारी मशीन की कैपेसिटी है। 70-80 टन भी लोड को स्टील दे रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अगर हमने 40 mm की रॉड लिया वो 70-80 टन लोड देगा, वो तक कि हमने इसकी टेंशन स्ट्रेंथ, उसकी इलंगेशन, ये सारी चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं इसी मशीन से। वेरी नाइस सर। ये हमारी केमिकल लेबोरेटरीज है जिसमें हम सीमेंट, स्टील, सॉयल और अदर सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स को केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। जिसमें बहुत सारे प्लास्टिसाइजर भी है, नए नए केमिकल्स जो सीमेंट में यूज़ हो रहा है उसका भी टेस्टिंग होती है। इसके अलावा सीमेंट में जो फ्लाइस अगर यूज़ हो रहा और प्रोजोलेटिक मटेरियल्स जो यूज़ हो रहा है, इन सारी चीज़ों का टेस्टिंग हम यहाँ इसी लैब में करते हैं। यहाँ जो हम लोग खड़े हैं ये हमारे बिटुमिन लेबोरेटरी है। बिटुमिन आप लोगों ने देखा होगा जो रोड पर हमेशा यूज़ होता है, काले डामर जिसको बोलते हैं, उसी का सारे परीक्षण यहाँ पे किया जाता है, सारे टेस्टिंग यहाँ होता है। बिटुमिन का कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है, उसमें एक तो एग्रीगेट कंपोजिशन बना करके उसकी स्ट्रेंथ भी देखी जाती है, उसमें एक टेक्टिलिटी होती है, उसमें आपको पेनिट्रेशन होता है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ को देखी जाती है, विस्कोसिटी भी होती है, ये सारी चीज़ें इसमें जांच की जाती है। और इसके बेसिस पर हम देखते हैं कि जो डामर हमारा रोड में यूज़ हो रहा है वो कितना ठीक है या नहीं है। और डामर में अब बहुत सारे कंपोजिशंस बनते चले जा रहे हैं, मॉडिफाइड बाइंडर्स भी हो रहे हैं, CRM भी हो रहे हैं, अब इमल्सन भी बनना शुरू हो गया जो कोल्ड कंडीशंस में हमारे रोड के काम में आता रहता है और रिपेयरिंग्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल आइटम्स हैं। ये डक्टिलिटी अपरेटस है, ये विस्कोसिटी अपरेटस है, ये आपकी सॉफ्टनिंग पॉइंट जांच की जाती है, इसमें ये पेनिट्रेशन है। ये एक अपरेटस है जो अभी नया आया है, ये खराब हो गया तो बिटुमिन कंटेंट से निकाली जाती है। ये सीमेंट के लिए तैयार किए गए एक्सीलरेटेड क्यूरिंग टैंक है। इसमें जो हमारा रिजल्ट 28 दिन में आता है उस रिजल्ट को हम इस मेथड से लगभग 30 घंटे के अंदर अंदर हम इसको एसेस कर सकते हैं 28 दिन बाद उस सीमेंट की कितना स्ट्रेंथ है। इसमें हम क्यूब को बना करके गर्म पानी में 3.5 घंटे उबालते हैं और इसके बाद इसको बाहर निकाल करके ठंडा करके तब टेस्ट करते हैं। ये हमारा कंप्यूटर स्ट्रेंथ का मशीन है, CTM जिसको बोलते हैं। इसमें क्यूब जो हमारा हम लोग बनाते हैं उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं। इसकी कैपेसिटी है 2000 किलो न्यूटन, दैट मीन्स 200 टन। और इसके बगल में लगा हुआ है एक 500 किलोमीटर इसकी मशीन है जो 550 करके बना हुआ है। और जैसे जैसे क्यूब की साइज उसके छोटे बड़े और उसकी स्ट्रेंथ किसी हिसाब से होता है, इसी हिसाब से हम मशीन को यूज़ करते हैं। इधर जो लगे हुए हैं 100 किलोमीटर की मशीन है, जैसे हमने मोटर्स वगैरह की ट्यूब बनाया उसकी स्ट्रेंथ के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरी ये जो मशीन बना हुआ है, ये कोई बीम अगर हमने बनाया उसका फ्रैक्चुरल स्ट्रेंथ कितना होगा वो ये डिनोट करता है। और ये हमारी एक मशीन है जो सरफेस एवरेशन रेजिस्टेंस का है। कोई अगर सीमेंट की सरफेस है उसको अगर हम घिसेंगे कोई स्टैंडर्ड मेथड से कितना उसको लॉस होगा। तो सर बताइए इस सेक्शन के बारे में, ये जो मेरे राइट हैंड पे क्या है? ये सीमेंट सेक्शन है।
ये हमारी ह्यूमिडिटी कम कांस्टेंट टेम्परेचर से बात है, जिसके अंदर हम सीमेंट की क्यूब को बना करके रखते हैं और ड्यूरिंग वो उसी टेम्परेचर और उसी मतलब मॉइस्चर पर वो मजबूत होता रहता धीरे धीरे। और यहाँ हम सीमेंट की सारे फिजिकल टेस्ट करते हैं, और ये सारे फिजिकल टेस्ट में एक टेस्ट तो ये है कि बेल या परमेबिलिटी, इससे हम देखते हैं कि सीमेंट कितनी फाइन्स है, इसके ऊपर भी सीमेंट की बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज गवर्न होता है। दूसरा ये हम जब सीमेंट कितना एक्सपेंड करता है ये देखा जाता है, इसमें मेजर करते हैं सीमेंट की बार बना करके, वो जब हमने गर्म किया उसके बाद वो कितना एक्सपेंशन हुआ, कितना कंट्रैक्शन हुआ। और ये सीमेंट लैब का खूबी ये है कि ये सारे यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, जिसमें हमें 27 डिग्री पर ही टेस्ट करना है, 27 ± 2 और ये जो सीमेंट की टेस्ट हम करेंगे ये यूनिवर्सली कहीं भी हम टेस्ट कराएंगे तो सीमेंट का रिजल्ट हो ही जाएगा। ये टर्म्स एंड कंडीशंस यूनिवर्सल बना हुआ है कि आप कोई भी टेस्ट करोगे 27 डिग्री पर करोगे, और 27 डिग्री और उसके ± 2 डिग्री के वेरिएशंस में आप करेंगे तो आपके लिए जो भी टेस्ट किया वो बड़ा बनाएगा। इसमें सीमेंट में पानी भी मिलाया जाता है, कंसिस्टेंसी देखी जाती है, फिर इसकी सेटिंग टाइम देखी जाती है, कितने देर में वो सीमेंट सेट होगा, इनिशियल सेटिंग कब शुरू होगी, फाइनल सेटिंग कब होगा, ये भी देखा जाता है। फिर एक इनोड सैंड होता है जो स्टैंडर्ड सैंड बोला जाता है। उस स्टैंडर्ड सैंड की 3 पार्ट होता है अलग अलग साइज का, उन 3 पार्ट को बराबर मिला करके हम एक स्टैंडर्ड क्यूब बनाते हैं, और उस क्यूब का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो मानना है सब जगह के लिए। ये कहीं भी आप करेंगे, चाहे कहीं भी करेंगे 27 डिग्री टेम्परेचर पर, स्टैंडर्ड सैंड से जो क्यूब हमारा तैयार होगा, स्टैंडर्ड सैंड का मतलब ये था ये सैंड का कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं है और इसका साइज भी फिक्स है। तो ये आता है करीब करीब बाहर से, हमारे इंडिया में तो साउथ से ही आता है ये ज़्यादातर, इनोड सैंड इसका नाम है। तो इस सैंड को हम 1:3 सैंड के 3 अलग अलग साइज के पार्टिकल्स मिलाते हैं और एक सीमेंट मिला लेते हैं, और उस मिलाने के बाद उसको हम क्यूब कास्ट कर देते हैं, पानी मिला करके इसके अंदर हमें मोल्ड रख करके इसके अंदर वो मटेरियल डाल करके इसको कास्ट कर दिया जाता है, और क्यूब को एक वाइब्रेशंस करके 2 मिनट में इसको सेट कर दिया जाता है। इसके बाद उसको जो है 24 घंटे बाद निकाल करके 27 डिग्री टेम्परेचर की वाटर बाथ में रख दिया जाता है। फिर उसकी 3 दिन 7 दिन 28 दिन की टेस्ट निकाली जाती है। तो ये सीमेंट की सारे प्रॉपर्टीज बताता है, और ये आप कहीं भी टेस्ट कराओगे स्टैंडर्ड को जो फॉलो किया है सबको एक ही रिजल्ट मिलेगा। ये इसका खूबी है, इसीलिए इसके सारे टेम्परेचर भी मेंटेन करना है और स्टैंडर्ड सैंड भी यूज़ करना है। अब कोई भी कंपनी किसी भी सीमेंट बनाए उसका स्टैंडर्ड मेथड से जब टेस्ट होगी तो उसका सारा रिजल्ट एक सा ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने आपको दिखाया कि कोई भी बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन जब होता है उससे पहले किस तरीके से टेस्टिंग होता है अलग अलग लेवल्स पे। तो इसके बाद क्यों ना हम चलते हैं यहाँ जो क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, जो वाइस चेयरमैन है, ही इज़ अ सिविल इंजीनियर। तो हम सिविल इंजीनियरिंग का जो स्कोप है हम उसके लिए थोड़ा सा बात करते हैं मिस्टर अनुराग कपूर जी से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने दिखाया आपको पूरा प्रोसेस एक सॉइल टेस्टिंग लैब का और मटेरियल टेस्टिंग लैब का। एक इमारत बनने से पहले किस तरीके से उस सॉइल की टेस्टिंग होती है, जो भी मटेरियल्स उस इमारत बनने के लिए ज़रूरत है उसकी भी टेस्टिंग किया जाता है। तो परमानिक सर ने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया ये पूरा प्रोसेस। तो अभी हम बैठे हैं मिस्टर अनुराग कपूर जी के साथ। अनुराग कपूर जी एक सिविल इंजीनियर है और पिछले 30 साल से वो इस इंडस्ट्री से ही जुड़े हैं, और ASL में वो पिछले 29 इयर्स से है। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि इस सॉइल टेस्टिंग लैब जैसे ये अपॉर्चुनिटीज़ है सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनका क्या स्कोप है, आगे चल के किस तरीके से आप अपने प्रोफेशन में इस करियर को भी चूज़ कर सकते हैं। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सिविल इंजीनियर का आगे चल के क्या स्कोप है।
मैम जो आपने पूछा कि सॉइल टेस्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल, जो भी हमारे भावी फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स हैं, कि देखिए आप लोग सॉइल टेस्टिंग शब्द को बहुत छोटा ना समझें, और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज बेसिकली ए सब ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ऑल्दो सिविल इंजीनियरिंग हैज टू मेनी ब्रांचेस इन इट, बट अगर हम फोकस करें सॉइल टेस्टिंग पे, तो कोई भी मगर मेजर स्ट्रक्चर बनाते हैं इंडस्ट्री में, जैसे कोई ब्रिज हो, ओवरहेड टैंक हो, टनल हो, डैम्स हो, और कोई भी सिविल इंजीनियरिंग हैबिटेबल स्ट्रक्चर जिसको आप सोच सकते हो, जिसका हमारा ह्यूमन बीइंग्स को यूज करना होता है, तो वहां जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट वेरी स्ट्रक्चर, जिसके बेसिस पे फर्दर जो स्ट्रक्चर इंजीनियर कंसर्न होता है वो उस बिल्डिंग को डिजाइन करता है। अब बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में क्या फर्क है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हमारी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी और फाउंडेशन टाइप रिकमेंड करता है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो आप रीइंफोर्समेंट वगैरह, फाउंडेशन कैसी जाएगी, कॉलम बीम क्या होगा, ये होता है। तो आज की डेट में हम ये मान कर चलते हैं कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हैज वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस। व्हाई? बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में 30 ईयर्स से हूँ ऑलमोस्ट, बिकॉज इनिशियली मैंने पाइल फाउंडेशन के जॉब में 1 साल बिताया है, फिर 29 ईयर्स से इस कंपनी में हूँ, तो वो दोनों सॉइल से जुड़े हुए हैं। तो क्या था कि जब 2001 में भुज अर्थक्वेक आया, तो उस समय हमारे इंडिया में वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। तो तब ये डिसाइड करा गया, वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन रखी कि जो भी हम फंड्स देंगे उस प्रोजेक्ट पे, हाईवे पे जो भी होगा, हर स्ट्रक्चर के लिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कंपोनेंट मस्ट है। तभी डिफरेंट डेवलपमेंट एजेंसीज ने, चाहे वो लखनऊ की हो, वाराणसी की हो या अदर स्टेट्स की हो, उन्होंने कंडीशन रखी कि कोई भी स्कूल बिल्डिंग है, कोई हॉस्पिटल बिल्डिंग है, कोई भी, देखिए मॉल बन रहा है तो वहां पब्लिक जाएगी, तो पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो भी स्ट्रक्चरली सेफ बिल्डिंग होगी, हम फंडिंग ही तब करेंगे उस प्रोजेक्ट पे जब उसके सारे टेक्निकल पेपर्स कंप्लीट होंगे। तो उसमें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बिल्कुल बेसिक शुरुआत में आती है, आफ्टर अ सर्वे ऑफ द लैंड इज बीइंग डन। तो दैट इज व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अब आप लोग कहेंगे कि फ्यूचर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतनी तेजी से इंडिया में हो रहा है कि आज की डेट में आपने सुना होगा कि इंडिया has now become the 5th largest economy of the world, और आप देख रहे होंगे ऑल राउंड इंडिया काम हो रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन की अलग से डेडिकेटेड मालगाड़ी ढोने के लिए, फ्रेट के लिए गाड़ियां चल रही, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट्स हैं, रैपिड मास ट्रांजिट सिस्टम आ रहा है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बगैर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आप खड़ी ही नहीं कर सकते हैं। पहले तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, सिंगल डबल ट्रिपल स्टोरी मैक्सिमम, कभी रेयर साल में 1-2 साल में आप मान लीजिए 10-12 मंजिल की इमारतें आती थी। अब तो लखनऊ जैसे सिटी में वी आर डूइंग जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द, आप बिलीव नहीं करेंगे, 20 to 25 स्टोरीड स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। तो दैट इज व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अब साथ में हम मटेरियल टेस्टिंग की बात करें तो ये बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल का काम होता है। तो मटेरियल टेस्टिंग, क्योंकि जो भी मटेरियल आप सिविल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं उसमें आपको उसकी ऑथेंटिसिटी, जो आप मटेरियल यूज करेंगे, किस ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे, दैट हैज आल्सो टू बी अबाइडेड बाय इन रेफरेंस टू द प्रिवेलिंग इंडियन स्टैंडर्ड या इंडियन रोड्स कांग्रेस के कोड्स हैं। तो दैट इज व्हाट आई विश टू से अबाउट दिस जियो टेक्निकल। तो अनुराग जी, हमें समझ में आया है कि ये सॉइल टेस्टिंग लैब किस तरीके से जो है स्टूडेंट्स इस करियर को चूज़ कर सकते हैं, आगे चल के अपने करियर में इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आपने भी इस करियर को चूज़ किया और इतने सालों से आप सेम इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए, सेम कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, और जैसे कि आपसे मुझे पता चला कि आप क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कि स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझे बहुत ख़राब लगता है क्योंकि हर कोई स्टूडेंट जो है अपने पीयर ग्रुप को देखते हुए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के पीछे ही भागते हैं। तो आपका क्या इसमें राय है कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस तरीके से जो कोर इंजीनियरिंग के फील्ड्स है, तो इसका स्कोप क्या धीरे धीरे कम होता जा रहा है? तो बेसिकली अब आपकी बात होती है कि लोग आज की डेट में कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हैं बच्चे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी कोर ब्रांचेज है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसके बगैर आज की डेट में आप आसानी से कहीं रह ही नहीं सकते हैं, तो आप इन ब्रांचेस को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर सभी बच्चे कंप्यूटर साइंस में चले जाएंगे तो जहाँ उनको बैठने की स्पेस चाहिए वो स्पेस बनाने वाले नहीं होंगे, तो बैठेंगे कहाँ? तो वो सॉफ्टवेयर पे खाली काम कैसे कर लेंगे? अब मैं आपको कहूं
कि देखिए जो भी कंप्यूटर साइंस का बंदा है वो सॉफ्टवेयर बना सकता है, वो कोई प्रोग्रामिंग कर सकता है, बट जो भी हमारे सॉफ्टवेयर एजेंसीज हैं, मेरे कई फ्रेंड्स हैं वहाँ काम करते हैं, इन्फोसिस में है, HCL टेक्नोलॉजीज वगैरह में है, तो कहता कोर ब्रांच के इंजीनियर की जरूरत भी उसमें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की कंप्यूटर साइंस की। क्यों? क्योंकि जब कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाली एजेंसी कहीं काम लेती है, वर्क प्रोक्योर करती है, भले इंटरनेशनली लेती है, ऑनशोर ऑफशोर, तो वहाँ आपका भाई जिस भी इंडस्ट्री के लिए वो काम करेगी वो बेसिकली कोर इंडस्ट्री होगी। तो वहां सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, या मान लीजिए हम अपने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करें, तो हमें अपना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक सिविल इंजीनियर तो चाहिए और प्रोग्रामिंग के लिए हमें कंप्यूटर साइंस का बंदा चाहिए। तो दैट इज व्हाई आई शुड एम्फसाइज, बल्कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इट इज इक्वली एज इम्पोर्टेंट एज द सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री। अनुराग सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसे देखते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IT फील्ड में पैसा है, 44 लाख का 55 लाख का पैकेज ले रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, सिविल इंजीनियरिंग एक स्टेबल करियर के तौर पे तो बच्चों को क्या वही रिटर्न दे पाएंगे आगे चल के? मैम, आपका मानना है कि बच्चे कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री में हमें पैकेज ज़्यादा मिलता है, सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं मिलता है। तो हमारी रिक्वेस्ट बच्चों से ये है कि भाई देखिए, जब तक आप किसी सब्जेक्ट टॉपिक पे स्पेशलाइज नहीं हो जाएंगे, एक्सपर्टीज नहीं गेन कर लेंगे, उसकी इंट्रिकेसीज नहीं समझेंगे, तो वो आपको प्रैक्टिस से ही आती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको किसी भी ब्रांच में ब्रेक इवन करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री में ब्रेक इवन करने के लिए शुरू में 3 साल तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। कोई भी एजेंसी आपको अगर हायर करेगी तो 6 मंथ्स to 1 year उसका प्रोबेशन पीरियड होता है। तो बेसिकली जब आप रॉ निकलते हैं किसी ब्रांच से, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी गई होती है, और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इंडस्ट्री में आने के बाद ही मिलती है। अब क्या है कि जो भी आज की डेट में हमारे सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, व्हाटसोएवर इंजीनियरिंग इट मे बी, वी आर ऑल बीइंग अवॉइडेड एंड गवर्न्ड बाय द प्रिवेलिंग इंडियन स्टैंडर्ड कोर्स। हमारे सिविल इंजीनियरिंग में इंडियन रोड्स कांग्रेस के कोर्स भी हैं। अब ये कोर्स क्या होते हैं? ये वो हैं जो प्रैक्टिस में किसी भी प्रोफेशनल को आपको अपने सब्जेक्ट टॉपिक पे कहीं भी कंसल्टेंसी देने के लिए उतारने पड़ते हैं, या जब आप प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो वी हैव टू अबाइड बाय द प्रिवेलिंग लॉज ऑफ द लैंड, जो कि हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोर्स, इंडियन रोड्स कांग्रेस के कोर्स होते हैं। अब आती है बात पैकेज की, तो आपको मिनिमम 3 साल तो कहीं भी ग्रो करने में लगेगा, चाहे वो कंप्यूटर इंडस्ट्री हो या सिविल इंजीनियरिंग हो या कुछ भी हो। और अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो कंपनी आपको कंटिन्यू भी हो सकता है करने में, उसको दिक्कत हो। एंड क्या है, आपके प्रमोशंस, आपके इंसेंटिव्स, दे ऑल डिपेंड अपॉन योर डिलीवरी। वन वर्ड पॉइंट होता है इंडस्ट्री में, डिलीवरी। हाउ गुड यू आर इन डिलीवरिंग योर प्रोमिसेस, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब रही बात कि क्या सिविल इंजीनियरिंग में भी पैकेजेस इतने अच्छे हो सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा हाँ। अब बोलेंगे आप लोग कैसे? इंडिया में आप अगर किसी गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में या उत्तर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, तो वहाँ आज की डेट में बहुत अच्छे पैकेजेस हैं, सबके मीन्स सैलरी है। अब आपको लगता है कि वो पैकेजेस भी कम हैं, तो यू हैव टू एम हायर। अब आप कहेंगे हायर कैसे? तो मैं आपको कुछ कंपनी के नाम बताऊंगा। जैसे इंडिया में कई मल्टीनेशनल कंपनीज हैं कंस्ट्रक्शन एजेंसी में, AECOM है आपका, मतलब नेशनल लेवल पे स्तूप है, और स्मैक इंडिया है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बेस्टेल है, ये सब हायर कर रही हैं इंजीनियर्स को, और ये ऑनशोर और ऑफशोर भी हायर कर रही हैं। वहाँ पैकेजेस आपके बहुत अच्छे हैं। अब इसके अलावा एक होता है जॉब करके पैकेज लेना, एक होता है आपको कोई अपना काम करना। तो यू कैन ड्रीम ऑफ कि आप कभी अपनी कंसल्टेंसी फर्म रन करें, तो वहाँ क्या आप कर सकते हैं? आप 3 साल कहीं मेहनत करिए, एक्सपीरियंस करिए, 2-3 साल और अच्छी कंपनी में जाइए, उसके बाद यू कैन एस्टेब्लिश योर ओन कंसल्टेंसी। अब आप कहेंगे सिविल इंजीनियरिंग में हम कंसल्टेंसी कैसे कर सकते हैं? तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, और देयर आर लॉट मेनी ब्रांचेस। अगर आप इरिगेशन में स्पेशलाइज होना चाहें तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में स्पेशलिटी हासिल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको लोगों को इनिशियली गाइड करने के लिए एक रास्ता दिखाया है, और मैं ये कहूँगा कि 30 साल के मेरे अनुभव के बाद मुझे अब लगता है कि द अर्ली यू मैच्योर, द अर्ली यू लर्न, तो आपको उतना फायदा होगा। जैसे कि केवल एक लाइन में मैं करूँगा कि मैंने अभी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पे एक अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च करा, जिसके बारे में आपको शायद
पता चलेगा इसमें। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी टिप्स भी मुझे इतनी लंबी वाइड ब्रांच लग रही है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की, मैं एक साल में करीब 192 लेक्चर्स आ चुका हूँ, आगे देयर आर मेनी मोर टू कम। तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझ गए होगा कि हर ब्रांच में स्कोप होता है, बट यू हैव टू गिव योर टाइम, डिवोट योर टाइम एंड बी अ परफेक्ट प्रोफेशनल देयर। थैंक यू सो मच अनुराग जी। आई रियली होप कि स्टूडेंट्स को आपकी ये इनपुट ज़रूर समझ में आएगा। और स्टूडेंट्स, अनुराग जी का एक यूट्यूब चैनल है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। जो भी सिविल इंजीनियर्स बनना चाहते हैं प्लीज़ उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आज का जो ये एपिसोड है ये आपके लिए ज़रूर लाभदायक रहेगी और कुछ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स के ऊपर हम नेक्स्ट एपिसोड में भी चर्चा करेंगे। तो देखते रहिएगा करियर काउच विद शुभांकर ओनली ऑन प्राइम टीवी एवरी संडे 9 PM। तब तक कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।